हेलो कॉमर्स के मेरे होनहार छात्रों, क्या हालचाल। तो बच्चा पार्टी, आज हम शुरू करने वाले हैं अपना चैप्टर नंबर 2 ऑफ बिजनेस स्टडीज, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। बहुत ही शानदार टॉपिक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इंटरेस्टिंग क्यों है? क्योंकि यहाँ पर आप सब चीज को रियल लाइफ एग्जांपल से रिलेट करके समझ सकते हो। तो बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि आपके भाई को कंसेप्चुअली चीजों को समझाने में बहुत ही आनंद आता है, बहुत ही मजा आता है। तो बच्चा पार्टी, ईयरफोन लगा लो, वॉल्यूम बढ़ा लो और अपने भाई के साथ कंसेप्चुअली इस चैप्टर को समझने के लिए तैयार हो जाओ। चलिए बेटा, शुरू करते हैं। चलिए बेटा, शुरू करते हैं प्रिंसिपल्स को जानकर। ये प्रिंसिपल्स है क्या? ये ना जर्नल गाइडलाइंस होती है। किसके लिए गाइडलाइंस है? किसको गाइड करता है ये? मैनेजर को। मैनेजर को गाइड करता है किस लिए? डिसीजन मेकिंग में। तो ये वो रूल्स है जो मैनेजर को गाइड करते हैं सही डिसीजन मेकिंग करने में, जिससे वो ठीक तरीके से मैनेजमेंट कर पाए। आगे बात समझ में इजी? चलिए बार रीड कर लेते हैं। इन मैनेजमेंट अ प्रिंसिपल इज लाइक अ गोल्डन रूल दैट गाइड हाउ मैनेजर मेक डिसीजंस। ये वो गोल्डन रूल्स है जो गाइड करते हैं, ठीक है, मैनेजरों की किस तरीके से डिसीजंस लेने हैं अलग अलग सिचुएशंस में। ठीक है बेटा, क्लियर? और अपनी टीम को किस तरीके से चलाना है, ये रोड मैप प्रोवाइड करते हैं किसको? मैनेजर को, गुड मैनेजमेंट के लिए। इन प्रिंसिपल के बेसिस पे जो मैनेजर है एक अच्छा मैनेजमेंट कर सकता है, सही डिसीजन मेकिंग कर। इजी। चलिए बेटा, थोड़ा सा और जान लेते हैं प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को। तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर द ब्रॉड एंड द फंडामेंटल ट्रुथ दैट एस्टेब्लिश रिलेशनशिप बिटवीन कॉज एंड इफेक्ट। ये कॉज और इफेक्ट के बीच में रिलेशनशिप बताते हैं किसको? मैनेजर को। कि भैया देख, अगर तूने ऐसा किया तो इसका रिजल्ट ये होगा, कॉज अगर ये है तो इसका इफेक्ट ये होगा, जिसके बाद जो मैनेजर है वो सोच समझ के अपने एक्शंस को डिसाइड करता है, अपने डिसीजंस को लेता है, क्योंकि उसको पता है कि इस कॉज का ये इफेक्ट होगा। अरे बात समझ में? तो मैनेजर को बहुत हेल्प करती है। भैया वो गलती करके सीखे, क्या फायदा उसका? उसने अगर प्रिंसिपल्स पढ़ रखे हैं तो उसे पहले ही पता होगा कि अगर ऐसा किया तो ये तो होना पक्का है। आई बात समझ में? बहुत बढ़िया। दिस प्रिंसिपल सर्व एज अ गाइडलाइंस फॉर द मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग। तो डिसीजन लेने के लिए आपको एज अ गाइडलाइंस हेल्प करते हैं, ठीक है, मैनेजर को डिसीजन लेने में मदद करते हैं और उनका कोर्स ऑफ एक्शन डिसाइड करने में मदद करते हैं कि किस किस तरीके से उसको आगे चलना है, किस किस तरीके डिसीजन लेना है, किस किस तरीके से अपने कोर्स ऑफ एक्शन को डिसाइड करना है। ठीक है बेटा, बहुत बढ़िया। It is the through principles that the management predict the result of their action. मैनेजमेंट जो है वो प्रिडिक्ट कर पाता है कि अगर हमने ऐसा किया तो उसका रिजल्ट ये होने वाला है। अब ये प्रिडिक्शन जो है वो होगी कैसे? विद द हेल्प ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, क्योंकि यही उसको हेल्प करेंगे डिसाइड करने में, उसको गाइड करेंगे कि भैया देख, अगर तूने ऐसा किया या अगर तेरे ये कोर्स ऑफ एक्शन रहे तो उसका रिजल्ट तेरे को ये होगा। आई बात समझ में? तो प्रिडिक्शन करने में आपकी मदद करते हैं जब भी आप मैनेजमेंट कर रहे हो। ठीक है, अगला, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर नॉट एज रिजिड एज द प्रिंसिपल ऑफ साइंस। देखिए, यहां जो प्रिंसिपल्स होते हैं ना वो रिजिड नहीं होते। रिजिड मतलब ऐसा नहीं है कि इसी तरीके से अप्लाई होगा, नहीं, सर्कमस्टांस के हिसाब से मैनेजर जो है वो इन प्रिंसिपल्स में चेंजेस कर सकता है सिचुएशन के हिसाब से। ठीक है, देखो आपको पता है यार, जो बिजनेस डील करता है ना वो किससे करता है? एनवायरमेंट से, और इन्वायरमेंट में भी मेनली ह्यूमन बिहेवियर से। और जो ह्यूमन बिहेवियर है वो कैसा है? बहुत ही डायनेमिक है नहीं, कुछ प्रिडिक्ट नहीं करते उसके बारे में आप। तो भैया ह्यूमन बिहेवियर से अगर आपको डील करना है तो आपको सर्कमस्टांस के हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से क्या करना पड़ेगा? मॉडिफिकेशन करनी पड़ेगी इन प्रिंसिपल्स में। तो यही बता रहा है कि जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है इनको आप मॉडिफाई कर सकते हो ह्यूमन बिहेवियर के हिसाब से, अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से। ये रिजिड नहीं है, साइंस के प्रिंसिपल की तरह कठोर नहीं है कि ऐसे हैं तो ऐसे ही होंगे। ठीक है, क्लियर? as it deal with the human behavior and thus are to be applied creatively, इसलिए हम क्रिएटिवली इनको अप्लाई करते हैं सिचुएशन की डिमांड के हिसाब से। इजी, बहुत बढ़िया, शाबाश। चलिए, अब आता है हमारे पास नेचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। पहला आता है यूनिवर्सलिटी। भैया जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है ये यूनिवर्सल है, ठीक है, हर जगह पर अप्लाई होते हैं। ठीक है, हर तरह की ऑर्गेनाइजेशन में ये अप्लाई होते हैं। ऑर्गेनाइजेशन जो हो वो नॉन बिजनेस हो,
बिजनेस हो, स्मॉल हो, लार्ज हो, किसी भी तरह की ऑर्गेनाइजेशन हो, ठीक है, और अलग अलग लेवल ऑफ अथॉरिटी पर हर जगह पर ये अप्लाई होते हैं, ठीक है। एज दिस प्रिंसिपल्स आर यूनिवर्सल, इट कैन बी अप्लाइड इन डिफरेंट मैनेजेरियल सिचुएशंस। सिंपल, ये हर जगह पे अप्लाई होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन कैसी भी हो, छोटी हो बड़ी हो, बिजनेस हो नॉन बिजनेस हो, ठीक है ना, हर तरह के ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई होते हैं और हर लेवल पर अप्लाई होते हैं। इजी, बहुत बढ़िया। दीज आर जस्ट जर्नल गाइडलाइंस, जानना ये केवल जर्नल गाइडलाइंस होती है। मैनेजर हैज टू डील विद द ह्यूमन बिहेवियर, देखिए मैनेजर को मेनली ह्यूमन बिहेवियर से डील करना होता है, ठीक है। देयरफॉर प्रिंसिपल्स एम एट इन्फ्लुएंसिंग ह्यूमन बिहेवियर, तो प्रिंसिपल का एम क्या होता है कि किस तरीके से ह्यूमन के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर कर ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करवाना है, ठीक है। तो दे आर द जनरल गाइडलाइंस टू एक्शन and can be applied accordingly to the situation as they are based on complex human behavior which cannot be controlled। तो इसीलिए इन गाइडलाइंस को हम अप्लाई करते हैं किसके हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से, क्योंकि भैया ह्यूमन बिहेवियर एक ऐसी चीज है जिसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते, तो कैसी सिचुएशन है उसके हिसाब से ये प्रिंसिपल आपको हेल्प करेंगे डिसीजन मेकिंग में। क्लियर, बहुत बढ़िया। चलिए, तो अगला आता है बेटा हमारे पास क्रिएटेड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन। भैया हवा में नहीं बनाए गए प्रिंसिपल्स, बहुत सारी प्रैक्टिसेस की गई है, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए गए हैं, रिसर्च की गई है, अपनी एक्सपर्टाइज का इस्तेमाल किया गया, तब जाके प्रिंसिपल्स बने हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिए, साइंटिस्ट थ्रू रिसर्च, एक्सपेरिमेंट्स, नॉलेज एंड एक्सपर्टाइज हैव डेवलप्ड दिस प्रिंसिपल्स। जितने भी मैनेजर्स हैं उन सब ने इन सब चीजों के बाद ही इन प्रिंसिपल्स को डेवलप किया है, ठीक है। चलिए, अगला था हमारे पास डायनेमिक एंड फ्लेक्सिबल। इसके बारे में पहले ही बात कर चुके हैं कि जो हमारे प्रिंसिपल्स होते हैं ये रिजिड नहीं होते, ठीक है ना, ये जैसे है वैसे ही अप्लाई हो ये जरूरी नहीं है, इनके अंदर हम मॉडिफिकेशन और अडेप्टेशन कर सकते हैं, किसके हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से, और जो भी बिजनेस एनवायरनमेंट में चेंज हो रहा है उसके हिसाब से, ठीक है। ये बिल्कुल फ्लेक्सिबल होते हैं और डायनेमिक नेचर के होते हैं। इजी, बहुत बढ़िया, शाबाश। चलिए, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, ये जो प्रिंसिपल्स होते हैं हमें क्या बताते हैं, ये हमें बताते हैं कि इस कॉज का ये इफेक्ट होगा। अगर एक सबऑर्डिनेट को एक से ज्यादा सुपीरियर ऑर्डर देंगे तो क्या होगा, वो कंफ्यूज हो जाएगा, जिसकी वजह से वो ठीक से काम नहीं कर पाएगा, उसकी एफिशिएंसी कम हो जाएगी। तो ये प्रिंसिपल हमें पहले ही बताते हैं कि भैया एक सबऑर्डिनेट को एक सुपीरियर ऑर्डर देगा तो अच्छा होगा, अदरवाइज वो एफिशिएंटली काम नहीं कर पाएगा। अगर कॉज ये हुआ कि एक से ज्यादा सुपीरियर जो है वो एक सबऑर्डिनेट को ऑर्डर दे रहे हैं तो इसका इफेक्ट क्या होगा, उसकी एफिशिएंसी कम हो जाएगी। एग्जांपल समझ लो, ठीक है, मिस्टर ए है, ठीक है, जिसको ऑर्डर मिलता है जो कि सबऑर्डिनेट है बी और सी दोनों के। अब मिस्टर ए हमेशा परेशान रहते हैं कि पहले बी का काम किया जाए या फिर सी का काम किया जाए, जिसकी वजह से वो कोई भी काम ठीक से नहीं कर पाते, उनकी जो एफिशिएंसी है वो कम हो जाती है, ठीक है। तो अगर एक सबऑर्डिनेट को दो या दो से ज्यादा सुपीरियर ऑर्डर देंगे तो उसकी एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जो ऑर्डर मिल रहा है वो क्या है, कॉज है, और एफिशिएंसी जो कम हो रही है वो क्या है, उसका इफेक्ट है। तो भैया ये प्रिंसिपल जो है हमें इस तरीके से कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को समझाते हैं। आगे बात समझ में, बहुत बढ़िया। कंटिंजेंट, द प्रिंसिपल्स आर रिलेटिव एंड आर नॉट एब्सोल्यूट। ये रिलेटिव होते हैं, कभी भी एब्सोल्यूट नहीं होते। डिपेंडिंग ऑन द करंट सिचुएशन एट अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम द प्रिंसिपल्स आर अप्लाइड। ये सिचुएशन के हिसाब से, टाइम के हिसाब से इन प्रिंसिपल्स को अप्लाई किया जाता है, रिलेट करके, किससे, सिचुएशन से, कंडीशन से, ह्यूमन बिहेवियर से। रिलेट करने के बाद उस कंडीशन को, सिचुएशन को समझने के बाद ही हम इसको अप्लाई करते हैं। ये कभी भी एब्सोल्यूट नहीं होते कि जैसे हैं वैसे ही अप्लाई होंगे, ठीक है, बहुत बढ़िया, शाबाश। चलिए बेटा, अब आता है हमारे पास सिग्निफिकेंस या इंपॉर्टेंस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, कि भैया ये प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट क्यों है, ठीक है। तो पहला रीजन है हमारे पास इनसाइटफुल डिसीजन मेकिंग। भैया ये प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो है वो इनसाइटफुल डिसीजन मेकिंग में आपकी मदद करता है, मतलब डिसीजन लेने में मदद करता है, वो भी फ्यूचर पर्सपेक्टिव के हिसाब से, ऐसे डिसीजन जो डिसाइड करते हैं आपके बिजनेस का फ्यूचर, ठीक है। क्या होता है इसमें, द प्रिंसिपल गाइड टाइमली, भैया ये जो प्रिंसिपल है ना टाइमली मैनेजर को गाइड कर देते हैं, ठीक है, और इंफॉर्म्ड डिसीजंस प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, बाय एनहेंसिंग मैनेजर्स अंडरस्टैंडिंग
ऑफ वेरियस सिचुएशन। भाई अलग अलग सिचुएशन के बारे में ये मैनेजर की अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाते हैं, जिससे मैनेजर जो है वो टाइमली इंफॉर्म डिसीजन ले पाता है, जिससे कि वो अपने ऑर्गेनाइजेशन के फ्यूचर को सिक्योर कर पाता है, अपने ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव कर पाता है। इजी, बहुत बढ़िया, शाबाश। सिंपल वर्ड्स में ये वही है जो हम पहले पढ़ते हुए हैं कि भैया ये प्रिंसिपल जो है वो गाइड करते हैं किसको, मैनेजर को, क्या करने के लिए, डिसीजन मेकिंग के लिए, जिससे कि वो ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट बहुत सही तरीके से कर सके और ऑर्गेनाइजेशन अपने गोल को अचीव कर सके। इजी, ठीक है। चलिए, रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन, अगली इंपॉर्टेंस। ये जो प्रिंसिपल्स होते हैं ना बेटा, ये फैसिलिटेट करते हैं एफिशिएंट रिसोर्स यूज, कि भैया जो रिसोर्सेज है उनका सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए। अब वो रिसोर्सेज जो है वो कुछ भी होते हैं, ठीक है, फिजिकल, फाइनेंशियल, ह्यूमन रिसोर्स, ठीक है, इन सबको कोऑर्डिनेट करके इनका एफिशिएंट यूज एंश्योर करता है कौन, हमारे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है बेटा, समझ में आ गई बात, बहुत बढ़िया। अगला, साइंटिफिक डिसीजन मेकिंग, ये हमें साइंटिफिकली डिसीजंस लेने में मदद करता है। अगर प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट ना हो तो हम क्या करते रहेंगे, ट्रायल एंड एरर करते रहेंगे, तुक्का सही लगा तो सक्सेस, तुक्का सही नहीं लगा तो खत्म बिजनेस, है या नहीं। ये हमें डिसीजंस लेने में मदद करता है साइंटिफिकली, और जब हम साइंटिफिकली डिसीजन लेते हैं तो क्या होता है, ग्रोथ एंश्योर हो जाती है ना, ग्रोथ के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्लियर। चलिए, डिसीजन बेस्ड ऑन प्रिंसिपल्स आर रियलिस्टिक, या जो भी डिसीजन आपने प्रिंसिपल के बेसिस पे लिए हैं वो रियलिस्टिक होते हैं, बैलेंस्ड होते हैं, हमेशा अनबियास्ड होते हैं, उसमें किसी का पर्सनल मोटिव नहीं होता, ठीक है ना। ये प्रिंसिपल जो है वो हमेशा पर्सनल बियास को कम कर देते हैं। आई बात समझ में। अगली इंपॉर्टेंस है अडेप्टेबिलिटी टू चेंज। वैसे तो हम इसको बहुत ही डिटेल में समझ चुके हैं, फिर भी एक बार दोबारा से। बेटा अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को सर्वाइव करना है तो उसको इन्वायरमेंट के हिसाब से, जो इन्वायरमेंट में चेंज हो रहे हैं उसके हिसाब से अडेप्ट तो करना पड़ेगा। अब अडॉप्ट करना है तो अडेप्ट करना किसे है, इंप्लॉइज को, और कोई भी बदलाव से खुश नहीं है, स्पेशली इंप्लॉइज चाहते हैं जो चल रहा है जहाँ चल रहा है चलने दो। अगर हमें इंप्लॉइज को इन्फ्लुएंस करना है उस चेंज को अडेप्ट करने के लिए, तो हमें एक बहुत ही एफिशिएंट लीडरशिप की जरूरत पड़ेगी। अब वो लीडरशिप के लिए मैनेजर को गाइड कौन करेगा, हमारे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। अरे बस समझ में, तब जाके वो चेंज होगा। तो भैया प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो होते हैं वो अडेप्ट करने में डायनेमिक इन्वायरमेंट के हिसाब से ऑर्गेनाइजेशन को बहुत हेल्प करते हैं। ठीक है बेटा, बाय प्रोवाइडिंग देम अ ग्रेट लीडरशिप। ठीक है बेटा, प्रिंसिपल प्रोवाइड डायनेमिक लीडरशिप, ये डायनेमिक लीडरशिप प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, एडिंग ऑर्गेनाइजेशन इन मीटिंग द चेंजिंग इन्वायरमेंटल रिक्वायरमेंट, जिससे ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इन्वायरमेंट में होने वाले चेंज के हिसाब से अपने आप को चेंज कर सके और सर्वाइव कर सके और लॉन्ग टर्म में ग्रोथ कर सके। ठीक है बेटा, तो भैया ये इंश्योर करते हैं ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ को, क्योंकि ये इंश्योर करते हैं इन्वायरमेंट के हिसाब से ऑर्गेनाइजेशन में चेंजेस को। ठीक है बेटा, बहुत बढ़िया। अगला, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये जो प्रिंसिपल्स होते हैं ना, ये मैनेजमेंट को सोशली रिस्पॉन्सिबल बनाते हैं। कैसे? एक प्रिंसिपल है बेटा, इक्विटी। ये प्रिंसिपल कहता है कि भैया कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, कलर, क्रीड, जेंडर, सेक्स, किसी भी बेसिस पे कोई भी डिफरेंशिएट नहीं होगा, कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। देखिए, तो इस प्रिंसिपल की वजह से क्या हुआ, सोसाइटी में इक्वालिटी क्रिएट हुई ना। तो ये प्रिंसिपल क्या करते हैं बेटा, इक्वालिटी क्रिएट कर रहे हैं। ऐसे ही बहुत सारी चीजें ऐड करते हैं किसके लिए, सोसाइटी के लिए। ठीक है बेटा, तो ऑर्गेनाइजेशन को सोशली रिस्पॉन्सिबल बनाते हैं। ठीक है बेटा, बहुत बढ़िया। अगला आता है ट्रेनिंग एंड रिसर्च। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्यूचर प्रोस्पेक्ट के हिसाब से। अगर ऑर्गेनाइजेशन को ग्रो करना है ना, तो दे नीड टू ट्रेन देयर एम्प्लॉइज, उन्हें अपने एम्प्लॉइज का डेवलपमेंट करना पड़ेगा, और जब एम्प्लॉय का डेवलपमेंट होगा तो ऑर्गेनाइजेशन भी ग्रो करेगी। अरे बस समझ में। तो एम्प्लॉय के पोटेंशियल को समझो और उनको उसके लिए ट्रेनिंग और डेवलपमेंट प्रोग्राम प्रोवाइड करो जिससे कि वो डेवलप हो सके। और साथ में रिसर्च, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप रिसर्च करते रहोगे, क्या चीजें इनोवेट हो रही है, क्या चीजें नहीं आ रही है, कुछ ना कुछ इनोवेट करते रहोगे, क्योंकि जो सिंपल सी बात है, जो फर्स्ट मूवर होते हैं ना वो बहुत आगे निकल जाते हैं, और जो उनको फॉलो करते हैं वो बहुत पीछे रह जाते हैं। तो फर्स्ट मूवर बनने के लिए रिसर्च बहुत जरूरी है, और इसमें हेल्प कौन करता है, आपके प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। यही बात समझ में, बहुत बढ़िया, शाबाश। चलिए बेटा, अब आते हैं हमारे पास हमारे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट डेवलप्ड बाय हेनरी फेयोल। भैया हमें हेनरी फेयोल
और टेलर साहब, दोनों के ही प्रिंसिपल्स को बहुत ही शानदार तरीके से समझना है, बहुत ही डिटेलिंग में समझना है रियल लाइफ एग्जांपल के साथ, कि दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में इस पार्ट में हम लोग हेनरी फ्योल के प्रिंसिपल को समझने वाले हैं। अगले पार्ट में, जो कि हमारा लास्ट पार्ट होगा, ठीक है, सेकंड एंड लास्ट, ठीक है, 2 ही पार्ट में चैप्टर कंप्लीट, उस पार्ट में हम लोग टेलर के प्रिंसिपल्स को समझेंगे। चलिए एक एक करके सभी प्रिंसिपल्स को समझना शुरू करते हैं। ये सारे हमारे पास प्रिंसिपल्स है, ठीक है। चलिए, तो पहला आता है हमारे पास डिवीजन ऑफ वर्क, काम का बंटवारा। नाम से क्लियर है, यहाँ पे हमें काम को डिवाइड कर देना है छोटे छोटे पार्ट में, और हर एक पार्ट को हमें क्या करना है, उसके स्पेशलिस्ट को प्रोवाइड कर देना है जो उस काम में अच्छा है। उससे क्या होगा, एक तो वर्कलोड कम हो जाएगा, और दूसरा हमें स्पेशलाइजेशन का बेनिफिट मिल जाएगा, जिसकी वजह से हमारी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी और प्रोडक्टिविटी भी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो स्पेशलाइजेशन मिल जाता है हमें इससे, और हमारी एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी दोनों ही बढ़ जाती है। एग्जांपल समझो, एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, ठीक है, जिसने प्रोडक्शन प्रोसेस को डिवाइड कर दिया अपने अलग अलग वर्कर्स में, ठीक है, जो जिस काम में अच्छा है, जो जिस काम में स्पेशलाइज्ड है, ठीक है, उसको वो काम दे दिया। जैसे एक वर्कर को असेंबली का काम दे दिया, एक को क्वालिटी कंट्रोल का और एक को पैकेजिंग का। इससे क्या होगा, हर वर्कर अपनी एबिलिटी के हिसाब से काम कर रहा है। देखो, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से जब वर्कर काम करेगा तो अच्छा काम करेगा, तो उससे क्या होगी, उसकी एफिशिएंसी बढ़ेगी और हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो रिसोर्सेज का वेस्टेज नहीं होगा, और जब रिसोर्सेज का वेस्टेज नहीं होगा तो हमारी प्रोडक्टिविटी जो है वो बढ़ जाएगी, ठीक है बेटा, कोई डाउट। तो अगर प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी को बढ़ाना है तो काम को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर दो और उनको प्रोवाइड कर दो जो उस काम में स्पेशलिस्ट है। इजी, बहुत बढ़िया। अगला है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। जहां अथॉरिटी है वहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, और जहां रिस्पॉन्सिबिलिटी है वहां पे अथॉरिटी का होना बहुत जरूरी है। एक लाइन बोल रहा हूं, बहुत ध्यान समझना, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी गो हैंड इन हैंड। दोबारा बोल रहा हूं, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी गो हैंड इन हैंड। ध्यान रखना, अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें साथ में चलती है। समझो, मैनेजर मस्ट हैव द अथॉरिटी टू गिव ऑर्डर्स। मैनेजर के पास अथॉरिटी होनी चाहिए क्या करने की, ऑर्डर्स देने की, बैलेंस्ड विथ द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एंश्योर द टास्क आर अकम्प्लिश्ड। कि भैया अगर आपने किसी मैनेजर को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है कि ये काम आपको कराना है, तो आपको उसे अथॉरिटी भी देनी पड़ेगी अपनी टीम को ऑर्डर देने की, अपनी टीम से काम कराने की। आप केवल रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हो और उसको अथॉरिटी नहीं दे रहे तो वो काम नहीं करा पाएगा। और अगर आपने केवल अथॉरिटी दे दी और रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दी तो वो अपनी पावर का मिसयूज करेगा, ठीक से काम नहीं होगा। अरे बस समझ में, तो अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी गो हैंड इन हैंड। अगला आता है डिसिप्लिन। बेटा डिसिप्लिन की इंपॉर्टेंस केवल ऑर्गेनाइजेशन में नहीं है, हमारी लाइफ में भी बहुत है। आपको पता है, एक डिसिप्लिन पर्सन जो है वो कुछ भी लाइफ में अचीव कर सकता है, कि वो कंसिस्टेंट है, डिसिप्लिन है, उसे अपना गोल पता है, ठीक है। तो डिसिप्लिन से होता क्या है, एक क्लियर रूल्स जो है वो सेट कर दिए जाते हैं। भैया रूल्स एंड रेगुलेशन जो आपको फॉलो करने ही करने ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। एक एक्सपेक्टेशन जो है वो पता होती है हर एक को कि भाई ये काम ये करेगा, ठीक है। जैसे क्या होता है हमारे पास, एक डिसिप्लिन वर्क एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाता है आपके ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। उससे हर काम ठीक से होगा और एफिशिएंसी बढ़ेगी, ठीक है बेटा। एग्जांपल समझो, रियल एग्जांपल समझते हैं यार। मिलिट्री है, मिलिट्री में कितने स्ट्रिक्ट रूल्स होते हैं और कुछ कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं जो उन्हें फॉलो करने ही करने होते हैं, है नहीं। तो भैया उन्हें ऑर्डर और डिसिप्लिन मेंटेन करना ही करना है। इसीलिए तो हम लोग मिलिट्री पे इतना विश्वास करते हैं, है नहीं, करते हो ना विश्वास। क्यों करते हो, क्योंकि आपको पता है कि यार दे आर द पीपल हु आर डिसिप्लिन एंड रिस्पॉन्सिबल, ठीक है। तो भैया जैसे मिलिट्री में इंपॉर्टेंस है डिसिप्लिन की ना, ऐसे ही हमारी ऑर्गेनाइजेशन में भी है, ठीक है। और वो आपको कैसे फुलफिल करनी पड़ेगी, क्लियर रूल्स एंड रेगुलेशन बनाकर, एक्सपेक्टेशन सेट कर कर। इजी, बहुत बढ़िया। यूनिटी ऑफ कमांड, ये मैं आपको पहले भी समझा चुका हूं पर दोबारा से एक बार समझा देता हूं। जो ऑर्डर है हर एक एम्प्लॉय जो लेगा वो केवल एक सुपीरियर से लेगा, जिससे कि कोई कंफ्यूजन या कंफ्लिक्ट ना हो। समझो, वन सबऑर्डिनेट शुड टेक ऑर्डर फ्रॉम वन सुपीरियर ओनली। अगर वो एक से ज्यादा सुपीरियर से ऑर्डर लेता है तो क्या होगा, कंफ्यूजन होगी, क्लैश होगा, जिसकी वजह से वो अपनी एफिशिएंसी से काम नहीं कर पाएगा। और ज्यादा डिटेलिंग में जाते हैं, ठीक है। मिस्टर ए है, इसको ना मिस्टर बी और मिस्टर सी जो दोनों इसके सुपीरियर है वो इसको ऑर्डर देते हैं। अब मिस्टर बी कहते हैं कि भाई पहले मेरा काम करो, मिस्टर सी कहते हैं पहले मेरा काम करो। बेचारा मिस्टर ए करेगा किसका काम पहले,
तो कंफ्यूज हो जाएगा, ढंग से काम नहीं कर पाएगा, हमेशा फंसा रहेगा इस चीज में, कंफ्लिक्ट में फंसा रहेगा, इसका करूं पहले इसका करूं, इसका करूं या इसका करूं, अरे बस समझ में। तो इसीलिए हमारा ये प्रिंसिपल है जो कहता है जो कमांड जो है ना वो एक ही सुपीरियर से आनी चाहिए, एक सबऑर्डिनेट को कमांड केवल एक ही सुपीरियर देगा, ठीक है, कि भैया ए को जो कमांड मिलनी चाहिए वो केवल एक ही सुपीरियर, मान लो बी से मिलनी चाहिए, वहां सी का कोई रोल होना नहीं चाहिए, तभी जो ए है वो पूरी एफिशिएंसी से काम कर पाएगा। आगे बात समझ में, बहुत बढ़िया। एग्जांपल समझो, एक हॉस्पिटल में एक नर्स जो है उसको रिपोर्ट करना होता है डायरेक्टली टू द वन सुपीरियर, हर एक नर्स को केवल एक ही सुपीरियर को क्या करना होता है, रिपोर्ट करना होता है, जो कि होती है उसकी हेड नर्स, ठीक है, जिससे कि कोई कंफ्यूजन ना हो और क्लियर डायरेक्शन जो है वो दी जा सके। आई बात समझ में, बहुत बढ़िया, शाबाश। अब आता है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, नाम से ही क्लियर है, सभी की जो डायरेक्शन है वो एक होनी चाहिए, और वो डायरेक्शन क्या होती है, ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव करना। आ रही बात समझ में, चलिए, ऑल एक्टिविटीज शुड बी डायरेक्टेड टुवर्ड द सेम ऑब्जेक्टिव, जितने भी काम हो रहे हैं उन सबको आपको डायरेक्ट करना है, उन सबको इंटीग्रेट करना है और एक डायरेक्शन प्रोवाइड करनी है, और वो है ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने की डायरेक्शन। आ रही बात समझ में, कोई डाउट? वन ग्रुप, वन ऑब्जेक्टिव, वन हेड, वन प्लान, वन ग्रुप, वन ऑब्जेक्टिव, वन हेड, वन प्लान। भैया एक ग्रुप का एक ही ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, उसका एक ही हेड होना चाहिए, उसका प्लान जो उन्हें फॉलो करना है वो भी एक ही होना चाहिए। अरे बस समझ में, जब उनका गोल एक होगा, उनकी डायरेक्शन एक होगी, तो वो इजीली अपने टारगेट्स को अचीव कर पाएंगे। चलिए एग्जांपल लेते हैं, एक मार्केटिंग कंपनी है, उसमें जितने भी टीम मेंबर्स हैं वो जो साथ में काम कर रहे हैं, ठीक है, उनका केवल एक ही ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, ठीक है, जहां पर प्लान भी उनका एक है, क्या है कि भैया उन्हें अपने ब्रांड की जो अवेयरनेस है वो बढ़ानी है, ठीक है, सोशल मीडिया से, मार्केटिंग मैनेजमेंट करके, जैसे मर्जी करके, स्ट्रेटजी को अप्लाई करके उनको अपने ब्रांड की वैल्यू को बढ़ाना है, लोगों तक अपने ब्रांड को पहुंचाना है, ठीक है। तो जितने भी मेंबर उसमें काम कर रहे हैं उन सबका क्या है, एक ही ऑब्जेक्टिव है, क्या ऑब्जेक्टिव है, अपने प्रोडक्ट की ब्रांड वैल्यू को बढ़ाना। प्लान भी एक ही है कि भैया सोशल मीडिया पे वर्क करेंगे, स्ट्रेटजी अप्लाई करेंगे, जिससे क्या होगा, हमारे ब्रांड की वैल्यू जो है वो बढ़ेगी, लोगों को अवेयरनेस बढ़ेगी हमारे ब्रांड के बारे में। तो वन टीम, वन प्लान, वन हेड एंड वन ऑब्जेक्टिव, इजी, बहुत बढ़िया। चलो तो एक बार ना यूनिटी ऑफ कमांड और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन के बीच में डिफरेंशिएट कर लेते हैं, बेटा इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, ठीक है, क्योंकि बच्चों को कंफ्यूजन भी होती है। यूनिटी ऑफ कमांड में क्या है, वन सबऑर्डिनेट शुड रिसीव ऑर्डर फ्रॉम द वन बॉस ओनली, भैया एक सबऑर्डिनेट को ऑर्डर केवल एक ही बॉस देगा, एक से ज्यादा नहीं देंगे। और यहां पर क्या होता है, हर एक ग्रुप ऑफ एक्टिविटी का एक ही हेड होना चाहिए और एक ही प्लान होना चाहिए और एक ही ऑब्जेक्टिव भी होना चाहिए, ठीक है। इसका एम क्या होता है कि भैया ड्यूल सबऑर्डिनेशन ना हो, इसका एम क्या होता है कि काम जो है वो ओवरलैप या डुप्लीकेशन ना हो काम की, ठीक है। इसका इंप्लीकेशन क्या होता है, ये इंडिविजुअल इंप्लॉय को इफेक्ट करता है कि वो ढंग से काम कर पाता है, ठीक है, जिसको केवल एक ही सुपीरियर से ऑर्डर मिलेगा ना तो ढंग से काम कर पाएगा, ठीक है। ये जो है पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन को इफेक्ट करता है, ठीक है बेटा, क्योंकि जो ऑर्गेनाइजेशन में लोग काम कर रहे हैं उन सबको जब एक डायरेक्शन मिलेगी तभी ऑर्गेनाइजेशन गोल अचीव होगा। आगे बात समझ में, बहुत बढ़िया, शाबाश। अगला आता है हमारे पास सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू द जनरल इंटरेस्ट। ये बहुत सिंपल है, ठीक है, जब भी आप किसी ऐसी कंडीशन में फंस जाओ एज ए मैनेजर, एज ए एम्प्लॉय, कि जहां पर आपको डिसाइड करना पड़ रहा है कि अपना फायदा देखूं या ऑर्गेनाइजेशन का, तो आपको अपने इंटरेस्ट को हमेशा पीछे रखना है और ऑर्गेनाइजेशन को हमेशा आगे रखना है। आ रही बात समझ में, ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को आगे रखना है, अपना इंटरेस्ट हमेशा पीछे ही रखना है, ठीक है, समझ गए। द कलेक्टिव गोल टेक प्रेसिडेंस ओवर द इंडिविजुअल इंटरेस्ट फॉर द बेनिफिट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है भैया, ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट को हमेशा आगे रखो अपने इंटरेस्ट से पहले, ठीक है। रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं इसका, मिस्टर ए हु is an employee of XYZ company get an offer of 1 crore to reveal the trade secret of the company। भैया 1 करोड़ का ऑफर मिला इसे कि अपनी कंपनी में, जिस कंपनी में तू काम करता है उसके सारे ट्रेड सीक्रेट हमें बता दे, उससे क्या होगा, हम उन सीक्रेट्स को जानकर उस कंपनी से आगे बढ़ जाएंगे, हम तुझे 1 करोड़ रुपए देंगे उसके लिए। तो यहाँ पर अपना इंटरेस्ट नहीं देखना, उसको क्या देखना है, ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट, ठीक है। तो उसको यहाँ पर अपने इंटरेस्ट को सबऑर्डिनेट रखना है कंपनी के इंटरेस्ट से, भैया रिवील नहीं करना, कुछ भी बताना नहीं है,
बल्कि पुलिस कंप्लेंट और कर देनी है कि भैया आपको ऐसा ऐसा ऑफर मिल रहा है। अरे बस समझ में, भैया लॉयल रहो, है नहीं, इंसान हो तो इंसान की तरह रहना जरूरी है कि नहीं है, समझे, कि भैया अपने इंटरेस्ट मत देखो, ठीक है, पहले ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट फिर मेरा इंटरेस्ट। क्लियर, बहुत बढ़िया। रेम्यूनरेशन तो बहुत ही सिंपल है भैया, जितना काम एम्प्लॉय कर रहा है उसको उसकी एबिलिटी पोटेंशियल के हिसाब से रेम्यूनरेशन प्रोवाइड करो, सैलरी प्रोवाइड करो, वेजेस प्रोवाइड करो, जिस भी लेवल पे वो काम कर रहा है उसे प्रोवाइड करो। इससे क्या होगा, एम्प्लॉय खुश होगा, एम्प्लॉय खुश होगा तो ठीक से काम करेगा, ठीक से काम करेगा तो ऑर्गेनाइजेशन भी आगे बढ़ेगी, सिंपल इजी। तो ये फेयर कंपनसेशन प्रोवाइड करो, जिससे क्या होगा, एम्प्लॉय जो है वो क्या होगा, मोटिवेट होगा और उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो ऑर्गेनाइजेशन को भी बेनिफिट होगा, इजी, बहुत बढ़िया। सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, पहले बात करते हैं सेंट्रलाइजेशन की। सेंट्रलाइजेशन क्या होता है बेटा, जितने भी इंपॉर्टेंट डिसीजंस है ना वो अपने हाथ में रखो। जो टॉप लेवल मैनेजमेंट होता है ना, सारे इंपॉर्टेंट डिसीजन अपने हाथ में रखता है, और जो नॉट सो इंपॉर्टेंट डिसीजन है, ठीक है ना, उन सबको क्या करता है, वो डेलीगेट कर देता है, बांट देता है आगे, ठीक है ना, अपने जो सबऑर्डिनेट उनको दे देता है करने के लिए। इसी को बोलते हैं सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन, कि भैया सारे के सारे इंपॉर्टेंट टास्क को अपने हाथ में रखो, जितने भी प्लान मेकिंग है, पॉलिसी मेकिंग है, ठीक है ना, बजट सेटिंग वर्क्स है, वो सब अपने हाथ में रखो, क्योंकि वो सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। द डिग्री टू विच डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी इज concentrated within the organization should be determined by factors like size and the complexity, कि भैया आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि किस काम को आपको क्या करना है, सेंट्रलाइज करना है, और किस काम को आपको डिसेंट्रलाइज करना है। अरे बस समझ में, बहुत बढ़िया, शाबाश। एग्जांपल समझो, एक मल्टीनेशनल कंपनी में जो स्ट्रैटेजीज डिसीजन है ना भाई, स्ट्रैटेजी वगैरह बनानी होती है, प्लान पॉलिसी बनानी होती है, ये सारे जो काम होते हैं वो कौन करता है बेटा, टॉप लेवल मैनेजमेंट। उन्होंने इन सब काम को अपने हाथ में रखा हुआ है, इन सब काम को नीचे डेलीगेट नहीं किया कि खुद कर लो, नहीं, वो सारी पॉलिसीज, प्रोग्राम्स, ठीक है, ऑब्जेक्टिव, स्ट्रेटेजीज खुद सेट करते हैं, बस आगे वाले लोगों को उनको इंप्लीमेंट करने के लिए देते हैं, ठीक है। तो सारे सारे काम उन्होंने अपने हाथ में रखे हुए हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं सेंट्रलाइजेशन, ठीक है। जबकि जो डे टू डे ऑपरेशंस होते हैं, ठीक है ना, उन सबको उन्होंने डेलीगेट कर दिया है नीचे वाले मैनेजर्स को, ठीक है, भैया ये सारे काम जो डे टू डे ऑपरेशन के वो तुम करो, ठीक है, वहां पर अथॉरिटी उनको दे दी गई है। आई बात समझ में, तो इंपॉर्टेंट डिसीजन को अपने हाथ में रखा गया, उसको बोलते हैं सेंट्रलाइजेशन। और जो नॉट सो इंपॉर्टेंट डिसीजन है, मतलब डे टू डे वर्क जो है हमारे पास, ठीक है, जिसपे पूरा ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड नहीं करती, ठीक है ना, वो सारे काम जो है किसको दे दिए गए हैं, लोअर लेवल मैनेजर्स को डेलीगेट कर दिए गए हैं वहां पर, कि भैया तुम्हें करने सारे काम। आई बात समझ में, बहुत बढ़िया, शाबाश, उसको बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। चलिए अगला आता है हमारे पास स्केलर चेन। स्केलर चेन, ये ना बेटा एक क्लियर चैन होती है किसकी, कमांड की, ऑर्डर की, जिससे कम्युनिकेशन फैसिलिटेट होता है और एफिशिएंट डिसीजन मेकिंग होती है। क्या मतलब भैया, कुछ समझ में नहीं आया, जरा एग्जांपल समझो। बेटा कोई भी ऑर्डर है, कैसे नीचे आएगा, सबसे पहले टॉप लेवल मैनेजर से, मैनेजमेंट से किस पे आएगा, मिडिल लेवल पे, फिर कहाँ आएगा बेटा, लोअर लेवल पे, फिर जो हमारे जो लेबर्स वगैरह है, हमारे जो एम्प्लॉयज है, कौन से, ग्राउंड लेवल पे जो काम कर रहे हैं उन तक जाएगा। तो एक हायरार्की है, ठीक है, जो ऑर्डर के लिए फॉलो होती है, जो हमेशा टॉप से बॉटम में चलता है। और तरीके से समझो, जो ऑर्डर देगा वो कौन देगा, सीईओ। सीईओ किसको ऑर्डर देगा बेटा, डिपार्टमेंटल मैनेजर्स को, है ना। फिर वो किसको ऑर्डर देगा बेटा, आपके सुपरवाइजर को। सुपरवाइजर किसको ऑर्डर देगा, इंप्लॉइज को, जो लेबर जो काम कर रहे हैं फैक्ट्रीज वगैरह में। तो इस तरीके से अथॉरिटी की जो चैन है वो चलती रहेगी। ये हायरार्की जो हमेशा टॉप टू बॉटम जाएगी, किसकी, अथॉरिटी की। ऑन द अदर हैंड जब हम बात करते हैं किसके, फीडबैक की, तो फीडबैक जो है वो हमेशा नीचे से ऊपर जाएगा, ठीक है, पर ये हायरार्की हमेशा फॉलो होनी ही होनी है। आगे बात समझ में, इसको बोलते हैं हम लोग स्केलर चेन। जैसे समझो, एक लार्ज कॉर्पोरेशन में जो कम्युनिकेशन फ्लो होता है वो कहां से होता है, सीईओ से सीनियर मैनेजर को, सीनियर मैनेजर से मिडिल मैनेजर को, मिडिल मैनेजर से एम्प्लॉय तक। तो ये हायरार्की फॉलो होनी होनी है सिस्टमैटिकली। तो इस हायरार्की से ही ऑर्डर जो है वो पास होते हैं, और फीडबैक जो है वो इसी हायरार्की से हमेशा कलेक्ट किया जाता है। अगली बात समझ में, तो ये हायरार्की आपको फॉलो करनी ही करनी है। इजी, समझ में आ गया, बहुत बढ़िया, इसको बोलते हैं स्केलर चेन। अब आता है हमारे पास गैंग प्लैंक। अब होता क्या है, इस हायरार्की को फॉलो करने में ना बहुत टाइम लग जाता है, ये इसकी लिमिटेशन है, क्योंकि यार ऑर्गेनाइज मैनर में काम होता है, समझता हूं मैं बात को, बट
कभी कभी क्या होता है ना कि टाइम बहुत कम होता है, तो उस केस में क्या हो, तो उस केस के लिए ना यहाँ पर एक कह सकते हो आप एक शॉर्टकट निकाल लिया है, ठीक है, उसको बोलते हैं गैंग प्लान। गैंग प्लान में क्या होता है, यहाँ पर ना एक कम्युनिकेशन शॉर्टकट क्रिएट किया जाता है जिससे जो एम्प्लॉयज है सेम लेवल के, किस लेवल के, सेम लेवल के, हायरार्की में जो एम्प्लॉयज सेम लेवल के, वो जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स में है, अलग अलग सेक्शंस में है, वो डायरेक्टली एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं, ठीक है बेटा, जिससे कि क्या हो, फास्टली काम हो सके और एफिशिएंटली जो है वो काम हो सके। आई बात समझ में कि भैया ये इस फॉर्मल अथॉरिटी को तोड़कर डायरेक्टली एक दूसरे से बात कर सकते हैं जो सेम लेवल पर मैनेजर्स है, ठीक है, जो सेम लेवल पर एम्प्लॉइज है, समझो। सबसे ऊपर कौन है, हमारा सीईओ। अब इसके बाद मान लो जो हमारा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, ठीक है, उसके मैनेजर्स है, और सिमिलरली जो परचेज डिपार्टमेंट है उसके मैनेजर है, ठीक है। इसके बाद हमारे सुपरवाइजर है प्रोडक्शन के, और सुपरवाइजर है किसके, हमारे परचेज के। अरे बस समझ में, तो इस तरीके से हमारे पास अलग अलग लेवल पर उसके जो एम्प्लॉयज है। अब अगर इन दोनों मैनेजर्स को बात करनी है, कम्युनिकेट करना है, तो पहले क्या सीईओ के पास जाएंगे, सीईओ से यहाँ जाएंगे, एक हायरार्की फॉलो करेंगे, नहीं, ये डायरेक्टली एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं। इसको बोलते हैं क्या, गैंग प्लान, कि भैया जो सेम लेवल के मैनेजर्स है, एम्प्लॉयज है, वो एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं डायरेक्टली, बिना फॉर्मल हायरार्की को फॉलो करे। आगे बात समझ में, बहुत बढ़िया। इससे क्या होगा, स्मूथ कम्युनिकेशन हो जाएगा, फास्ट कम्युनिकेशन हो जाएगा, इससे एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। चलिए अगला आता है ऑर्डर। ऑर्डर क्या कहता है, ये कहता है कि भैया राइट पर्सन एट द राइट प्लेस एंड राइट थिंग एट द राइट प्लेस, कि भैया सही इंसान और सही चीज अपनी सही जगह पर होनी चाहिए, प्रॉपर ऑर्डर में होनी चाहिए। जब आप घर पे सामान सही जगह पे नहीं रखते तो मिलता नहीं है, और जब मिलता नहीं तो मम्मी मम्मी चिल्लाते हो ना, तो उस टाइम पे सामान तो मम्मी ढूंढ के दे देती है, और साथ में डांट भी पड़ती है। अगर वही सामान आपने सही जगह पे रखा हो तो आपको उसको ढूंढने में आसानी होगी, आपका जो वेस्टेज ऑफ टाइम है वो बच जाएगा, और मम्मी से डांट भी नहीं पड़ेगी। तो देखो आपकी लाइफ में इतनी इंपॉर्टेंस है इसकी, तो एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में कितनी इंपॉर्टेंस होगी, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजिंग रिसोर्सेज एंड एक्टिविटीज ऑप्टिमली एनहांस द एफिशिएंसी, तो भैया इससे आपकी एफिशिएंसी बढ़ती है जब सही चीज को सही जगह पे और सही पर्सन को सही जगह पे आप पालोगे तो। आई बात समझ में। फॉर एग्जांपल हॉस्पिटल में हर एक डिपार्टमेंट जो होता है ना, जैसे इमरजेंसी का हो गया, ठीक है, कार्डियोलॉजी का हो गया, ठीक है, ऑन्कोलॉजी का हो गया, सब स्पेसिफिक प्लेस पे होता है कि भाई कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट यहाँ पर है, ठीक है ना, हमारा ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट यहाँ पर है। तो इस तरह से हर एक का आपको पता होता है कि इमरजेंसी डिपार्टमेंट यहाँ पर है, तो उससे क्या होता है, आपको जो फंक्शन हो गया वो आप ठीक से कर पाते हो, डॉक्टर नर्स पेशेंट सब इजीली नेविगेट कर पाते हैं कि कहाँ पर उनको कहाँ पे जाना है, जिससे वहां पे मैनेजमेंट ठीक से हो पाता है। आगे बात समझ में, बहुत बढ़िया। तो ऑर्डर में हर चीज का होना बहुत जरूरी है। अगला आता है बेटा हमारे पास इक्विटी, ये आपको पहले समझा चुका हूं, भैया सबको फेयर ट्रीटमेंट देना है, ठीक है ना, उनकी लॉयल्टी और कमिटमेंट के बेसिस पे। आपको उन्हें किसी को भी बढ़ावा नहीं देना उसके कलर क्रीड, ठीक है, सेक्स के बेसिस पे। अरे बस समझ में, सबको बराबर समझना है, सबको इक्वली ही ट्रीट करना है, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, ठीक है, ये इंश्योर करता है हमारा इक्वलिटी। एग्जांपल लेते हैं, एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में जो पॉलिसीज जो है ना वो बनाई जाती है इंश्योर करने के लिए कि भैया इक्वल ट्रीटमेंट हो और सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, ठीक है ना, वो किस जेंडर का है, किस रेस का है, किस नेशनलिटी का है, ये सब चीजें देखी नहीं जाती, जिससे कि अच्छा इन्वायरमेंट बना रहता है किसमें, हमारी ऑर्गेनाइजेशन में। तो इसलिए लोग ना एमएनसीज में ज्यादा जाते हैं कि वहां पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता। अरे बस समझ में, वहां पर आपकी लॉयल्टी, आपकी कमिटमेंट देखी जाती है, आपका अपने काम की तरफ कितना लगाव है वो देखा जाता है, आप कितने कमिटेड हो, उसके बेसिस पे आपको प्रमोशंस मिलते हैं, आपको रिस्पेक्ट मिलती है, आपको रेम्यूनरेशन मिलता है, वहां पे कोई भेदभाव नहीं होता, ठीक है। चलिए अगला है हमारे पास स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर। किसी ने बहुत सही कहा है कि आपकी जो रियल एसेट है ना किसी भी बिजनेस की, वो क्या है, एम्प्लॉइज, जो रोज आपके बिजनेस की प्रीमिस से बाहर जाते हैं, और आपको इंश्योर करना है कि अगले दिन वो वापस भी आ जाए, तभी आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सक्सेसफुल हो पाएगी, तभी सर्वाइव कर पाएगी, तभी उसकी ग्रोथ होगी। तो आपकी जो रियल एसेट है ना वो कौन है, आपके एम्प्लॉइज। तो भैया आपको उन्हें क्या करना है, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करनी है, कि भैया वो एक पर्टिकुलर पीरियड तक तो आपके ऑर्गेनाइजेशन में काम करे। अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन को आपके एम्प्लॉय बार बार छोड़ के जा रहे हैं तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन कभी भी ग्रो नहीं कर सकती।
तो आपको इंश्योर करना है, क्या इंश्योर करना है? स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर, जिससे कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में स्टेबिलिटी बनी रहे। क्योंकि सिंपल सी बात है, जब एक नया एम्प्लॉय आएगा तो उसको सब कुछ सिखाओ, दोबारा ट्रेन करो, अरे बस में आपको उसको ऑर्गेनाइजेशन को जानने के लिए बहुत टाइम लगेगा और इस प्रोसेस में बहुत पैसा भी लगेगा। तो वेस्टेज ऑफ मनी, वेस्टेज ऑफ टाइम और ग्रोथ प्रोस्पेक्ट भी कम हो जाएगा। तो इसीलिए अपने ऑर्गेनाइजेशन को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करो, ठीक है, रिटेन करो अपने ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉइज को, ठीक है। इन अ यूनिवर्सिटी एफर्ट्स आर मेड टू रिटेन द स्किल्ड प्रोफेशनल्स। भैया जो स्किल्ड प्रोफेशनल्स होते हैं ना, उनको छोड़ती नहीं है कोई यूनिवर्सिटी, वो कुछ भी करना पड़े, कितना मर्जी उनको इंक्रीमेंट देना पड़े, समझ रही है बात को। तो भैया जितना मर्जी इंक्रीमेंट देना हो, कुछ भी देना हो, तो इस तरीके से अपने प्रोफेशनल्स को वो हमेशा रिटेन करते हैं, क्योंकि उनको पता है उनकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो उसी की वजह चल रही है, उनकी जो कॉलेज है वो उन्हीं की वजह चल रहा है। आपने भी देखा होगा जो आपके अच्छे टीचर्स है स्कूल में, उन सबको वो रिटेन करने के लिए जो प्रिंसिपल है वो कुछ भी करता है, उनको हमेशा खुली छूट देता है ना, जिससे कि वो आपके ऑर्गेनाइजेशन में लगे रहे, छोड़ के ना जाए, ठीक है बेटा। चलिए अगला आता है बेटा हमारे पास इनिशिएटिव। आपको अपने एम्प्लॉयज को एंकरेज करना है, क्या करने के लिए? इनिशिएटिव लेने के लिए, इनोवेट करने के लिए, जिससे कि आपके ऑर्गेनाइजेशन को क्या हो? बेनिफिट। देखो यार, जब ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज ठीक से काम करते हैं ना, वो इनिशिएटिव लेते हैं, हर चीज में आगे बढ़ के काम करते हैं, तो क्या होता है? काम बहुत ही स्मूथली चलता रहता है और आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो हमेशा आगे बढ़ती है। तो आपको हमेशा मोटिवेट करना है, एंकरेज करना है, किसको? एम्प्लॉयज को इनिशिएट करने के लिए। इसके लिए ना बहुत सारे तरीके होते हैं, जैसे आप उसको रिकॉग्नाइज करो, उसकी पीठ थपथपाओ, जब भी कोई अच्छा काम करे ना तो उसको अप्रिशिएट करो, तो वो इनिशिएटिव लेगा, ठीक है। उसको कुछ मॉनिटरी मीजर्स प्रोवाइड करो कि यार ऐसा ऐसा करोगे तुम लोग तो तुम्हें ये चीजें प्रोवाइड की जाएगी, मॉनिटरी इंसेंटिव्स, नॉन मॉनिटरी इंसेंटिव्स, इन सब चीजों को इस्तेमाल करके हमेशा एंकरेज करो अपने एम्प्लॉय को इनिशिएटिव लेने के लिए कि तू आगे से आ और काम कर। अरे बात समझ में, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जब भी कोई स्टार्टअप होता है ना, तो एम्प्लॉयज को ना एंकरेज किया जाता है, क्या करने के लिए? नए आइडियाज के लिए, कि अपने अपने आइडियाज लेके आओ, क्योंकि नए स्टार्टअप में कुछ भी सेटअप तो है नहीं, ठीक है, सब कुछ जीरो से बनाना है, तो वहां पे आइडियाज की जरूरत बहुत होती है। तो भैया नए आइडियाज लाने के लिए उन सबको इनिशिएट किया जाता है, ठीक है, उन सबको एंकरेज किया जाता है, ठीक है। अलग अलग प्रोजेक्ट का चार्ज लेने के लिए कि कौन करेगा इस प्रोजेक्ट को, ठीक है, तो इस तरह से एंकरेज किया जाता है कि भैया एम्प्लॉय अपने आप आगे आता है कि मैं इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लूंगा, ये काम मैं करूंगा, ठीक है। तो इस तरीके से जब हम एम्प्लॉयज को इनिशिएट करते हैं तो हमारी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाती है, ठीक है, क्योंकि अपने आप एम्प्लॉय जो है वो इनिशिएट ले रहा है और काम को कर रहा है, उससे ऑर्गेनाइजेशन हमारी आगे बढ़ेगी। इजी। चलिए अगला आता है एसपीडी क्रॉप। एसपीडी क्रॉप क्या कहता है बेटा? ये कहता है कि ना यूनिटी की जो स्पिरिट है ना वो क्रिएट करो, कि हम सब एक है। एम्प्लॉयज को ये विश्वास दिलाओ कि ये ऑर्गेनाइजेशन उनकी है, वो इस ऑर्गेनाइजेशन का एक हिस्सा है। कभी भी आई यूज मत करो कि मैं कर सकता हूं, नहीं, हमेशा आपको यूज करना है हम कर सकते हैं। आई की जगह हमेशा वी का इस्तेमाल करना है। अरे बस समझ में, उसी को बोलते हैं हम लोग एसपीडी कॉप्स, जहां पर एक पॉजिटिव वर्किंग एनवायरनमेंट क्रिएट होता है, यूनिटी क्रिएट होती है, और जब मिलके काम करते हैं तो सक्सेस मिल ही जाती है, ठीक है। तो कभी भी आई का इस्तेमाल नहीं करना, किसका करना है बेटा? वी का। क्लियर? बहुत बढ़िया, शाबाश। तो ये सारे हमारे प्रिंसिपल्स थे फेयोल के। सो दैट्स इट फॉर वीडियो। आई होप सभी कंसेप्ट बहुत ही शानदार तरीके से समझ में आ गए हैं। फिर भी कोई दुख दर्द पीड़ा रह गई हो तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, अपने भाई को बताओ, आपका भाई आपके डाउट्स को क्लियर कर देगा। बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी, अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस स्टडीज आपके भाई की जिम्मेदारी। आपको बस रोज 5 बजे इस शेड्यूल के हिसाब से अपने भाई के साथ जुड़ जाना है और मेहनत करनी है, और साथ में अपने भाई का सपोर्ट करना है। अगर चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहां पर आपको हर चीज इसी तरीके से रियल लाइफ एग्जांपल से रिलेट करके समझाई जाएगी। वीडियो को लाइक करना मत भूलना, और इस वीडियो को हर उस बच्चे के साथ शेयर कर दो जिसको कंसेप्चुअली चीजों को समझने में प्रॉब्लम आती है। चलिए बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, स्टडी हार्ड।